हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स भाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, जहां पर सत्ता का नया केंद्र से हमें मतलब है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम ये सोचने और समझने की बात करेंगे सत्ता का नया केंद्र क्या है। ये सत्ता का नया केंद्र, इसके लिए आज हम पहला लेक्चर आपको बताने जा रहे हैं और आप इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, आप इसे बिल्कुल मत घबराइएगा, लेकिन जो कंसेप्ट आपको हम बताएंगे निश्चित तौर पे एक बेहतर कंसेप्ट बताने का प्रयास करेंगे और आपको भी निश्चित तौर पे समझ में आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं, सीधी बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सत्ता का नया केंद्र, यानी द न्यू सेंटर ऑफ पावर। द न्यू सेंटर ऑफ पावर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? दोस्तों, यहीं से सवाल उत्पन्न होता है। आपने पढ़ाई किया होगा दोस्तों कि जब हमारे यहाँ इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। अर्थात दोस्तों, जब हम बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जब दोस्तों हम दो ध्रुवीयता के अंत की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो इसमें दो ध्रुव की बात होती है, अर्थात दो ध्रुव यहां पे कौन कौन था? तो एक ध्रुव यहां पर, और ये दो ध्रुवीयता का अंत यानी दो ध्रुवीयता की शुरुआत भी तो हुई होगी। तो इस दो ध्रुवीयता की शुरुआत दोस्तों 1945 से लेकर 91 के बीच में चलती है, जिसे हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शीत युद्ध का दौर कहते हैं। इसमें दो ध्रुव बना हुआ था। एक ध्रुव जो था वो अमेरिका था, जो अमेरिका एक व्यवस्था को लेकर चल रहा था, विचारधारा को, जिसे हम पूंजीवादी विचारधारा कहते थे। पूंजीवादी विचारधारा के नाम से प्रसिद्ध था, अर्थात पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला जो था वो अमेरिका था। और दूसरी तरफ एक ध्रुव था जिसे हम यूएसएसआर कहते थे। ये हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको बता रखा है। यूएसएसआर जो 15 देशों का एक मूल रूप से संघ था या संगठन था। ये जो व्यक्ति था ये अपना साम्यवादी विचारधारा लेकर चल रहा था। साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था। अब ये जो विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, ये समता मूलक समाज पर आधारित थी। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये पूरी तरह से जो पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत था, दो लोगों के बीच की संघर्ष की लड़ाई को दिखाता था। एक विचारधारा पूंजीवाद की और दूसरी विचारधारा साम्यवाद की, और इसी पे दुनिया क्या हुई थी? दो हिस्सों में बटी हुई थी। ऐसे में आगे चल करके 1991 तक आते आते सोवियत संघ का अंत हो जाता है, यानी यूएसएसआर का अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है तो दुनिया में केवल एक विचारधारा और शक्ति बच जाती है, उसका नाम दोस्तों अमेरिका होता है। और अब जब अमेरिका बच जाता है तो 1991 के बाद की बातों को हम एक ध्रुवीय विश्व की संज्ञा देने लगते हैं। एक ध्रुवीय विश्व की संज्ञा देने लगते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब दुनिया में कोई दूसरा ध्रुव रहा नहीं। एक ध्रुव जो था वो यूएसएसआर, इसका तो अंत हो गया 1991 में। अब बच गया केवल, अगर एक ध्रुव बच गया तो वो बच गया अमेरिका। और जब अमेरिका एक ध्रुव बचा तो अपने साथ जो दुनिया को लेके चला, इस पूरी व्यवस्था को उसने एक नई नाम दी, एक ध्रुवीय विश्व। यानी अब दुनिया में किसी एक आदमी का चलेगा, और वो जो चलेगा वो केवल और केवल कौन होगा दोस्तों? वो केवल अमेरिका होगा। इसके अलावा और किसी का वर्चस्व अब दुनिया में नहीं चलेगा। इस समय 1991 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया अब मेरे इशारे पे चलेगी, जिसका नाम होगा एक ध्रुवीय विश्व।
अर्थात एक नई विश्व व्यवस्था जो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी और दुनिया में अब किसी और का नहीं चलेगा। और ऐसे स्थिति में अब ये अकेले चलने लगा। यहां तक तो बात मेरे समझ में आ गई, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। अब दोस्तों 1991 के बाद, 1991 के बाद और अगर देखा जाए 2026 यानी वर्तमान तक की बात किया जाए, तो अब सत्ता का एक नया केंद्र की विकल्प होने लगी। यानी अब कौन है जो अमेरिका का टक्कर देगा? अमेरिका का टक्कर देने वाले तो अब कोई देश बचा नहीं। अगर कोई संगठन के तौर पे ही संघवाद के नीतियों को लेकर के चलने वाला अगर यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर का तो पतन हो गया। रसिया अपने घर में, चूंकि यूएसएसआर का हेड रसिया को बनाया गया, रूस को बनाया गया, रूस को उत्तराधिकारी दी गई, यूएनओ में उसको मेंबरशिप दिया गया और वो तो व्यक्ति अब चला गया। जब वो व्यक्ति अपने घर में जाकर के 1991 में हार होती है और उसके बाद ही यूएसएसआर यानी रूस निकल जाता है और वह 91 से लेकर के 2001 तक अपने घर में चुपचाप बैठ करके अपनी गलतियों का पश्चाताप करने लगता है कि कहां गलती हुई कि हम दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था से इतनी जल्दी हम निपट गए यानी हार गए और हमारा पतन हो गया। तो वो बाहर निकला ही नहीं 10 साल, और इस 10 साल अगर दुनिया पर कोई राज करने वाला व्यक्ति था तो वो था अमेरिका। और अमेरिका का अब कोई विकल्प ढूंढा जा रहा था कि कौन सा विकल्प होगा जिसे ढूंढा जाए। अब लोगों के पास ये समस्या ये थी कि अकेले तो कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता था। तो सत्ता का नया केंद्र, इसका पहले नाम होता था दोस्तों सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, उसके बाद सत्ता का नया केंद्र आया। अब तो इसे हम सत्ता का समकालीन केंद्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हम सत्ता का समकालीन केंद्र के नाम से भी जानते हैं। सत्ता का समकालीन केंद्र के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अब दोस्तों ये सत्ता का जो समकालीन केंद्र था, अब इसके सामने था कि हम अकेले तो मुकाबला करेंगे नहीं, कई लोग मिलके करेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब द न्यू सेंटर ऑफ पावर के सामने एक समस्या आती है और ये यहां पर सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर करके आ जाते हैं नए सेंटर। यानी अब हम अकेले मुकाबला नहीं करेंगे, दो लेवल पे मुकाबला किया जाएगा और दोनों लेवल पे हम अमेरिका को रोकने की कोशिश करेंगे, ऐसी कंडीशन आती है। इन दो संगठन सत्ता के नया केंद्र के तौर पे दो उभर कर आते हैं। एक को हम संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन, अर्थात दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। क्या उभर करके आता है? ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय संगठन के तौर पे जानते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? क्षेत्रीय संगठन का करके पुकारते हैं। अब ये एक तरफ आते हैं, ये होते हैं, और दूसरी तरफ सत्ता के जो नया केंद्र उभर कर आते हैं वो कुछ देश उभर करके आते हैं जो अकेले तो नहीं लेकिन मिल करके मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। अब यही दो व्यक्ति होते हैं, कुछ देश और कुछ संगठन। इन्हीं दोनों को जब हम पढ़ेंगे पूरी तरह से अलग अलग, तो इसे ही दोस्तों हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में याद करेंगे। तो अब देखिए संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ देश यानी, अब देखिए देश में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां पर देश के तौर पे पढ़ने को आपको सबसे पहले चीन को मिलता है, जो एक विकल्प के तौर पे तैयार हो रहा था और आज हो भी रहा है। चीन के बाद फिर दोबारा रूस उभर करके आता है एक विकल्प के तौर पर, तो हम रूस भी पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा जापान भी उभर करके आता है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र यानी सत्ता के नया पावर के रूप में, तो जापान भी है। इसके अलावा दोस्तों साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बारे में भी हमें पढ़ना है। और इसके अलावा इंडिया है दोस्तों, इंडिया यानी भारत है, भारत, ठीक है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया। ये ऐसे देश हैं 2, 3, 4, 5, ये 5 सत्ता के नए विकल्प के तौर पर उभर करके हमारे सामने आए हैं, जो 5 देश पावरफुल और शक्तिशाली भी हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय संगठन के तौर पर भी उभर करके आए
जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्रीय संगठन था उसका नाम था यूरोपीय यूनियन। क्या नाम था दोस्तों? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, पहला उभर करके आया। दूसरा जो उभर करके आया वो जो था वो कौन था? उसका नाम था आसियान, ASEAN, आसियान। ये दो देश दोस्तों उभर करके आए। कौन देश आए उभर करके? दो देश उभर करके आए, एक यूरोपियन यूनियन और एक आसियान। ठीक है, इसके अलावा हालांकि सार्क भी उभर करके आया आगे चल करके। सार्क यानी यूरोपीय यूनियन की अगर देखा जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1900, इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के तौर पे होता है, लेकिन आगे चल करके ये 1993 में अपना नाम बदल करके यूरोपीय यूनियन कर लेता है। उसके बाद आसियान की स्थापना 1967 में होती है और सार्क की स्थापना 1985 में होता है। इसके अलावा एक और भी होता है जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, जो 2006 में उभर करके आता है। लेकिन दोस्तों चार तो थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हमें सार्क नहीं पढ़ना है और ना ही हमें ब्रिक्स पढ़ना है। हमें अगर संगठन के तौर पे कुछ पढ़ना है तो ये यूरोपीय यूनियन और आसियान के बारे में पढ़ना भी है और दोस्तों इसी को हमें समझना भी है। आपको बात समझ में आ गई? यानी मैंने आपको बड़े ही प्रेम से दोस्तों बताया कि सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र यानी सत्ता के दो नया केंद्र हैं, यानी सेंटर ऑफ पावर अब दो न्यू हैं। एक तरफ जहां पर संगठन है यानी कोई क्षेत्रीय संगठन है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश हैं जो देश मिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी के आधार पे संगठन और देश, इसी को हम सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के नाम से जानते हैं। जब 1991 के बाद जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं था अमेरिका की शक्ति को रोकने के लिए, तो हम संगठन के तौर पर ही हमने रोकना शुरू की और दूसरा हमारा विकल्प कुछ राज्य के डेवलपमेंट के साथ ही होना शुरू हो गया। इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये बातें बताने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अब हम आगे देखते हैं। अब ये सत्ता का जो नया केंद्र हमने आपको बताया, जैसे यहां पर सत्ता का समकालीन केंद्र, सत्ता का समकालीन केंद्र यानी द न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है दोस्तों, इसको हमने कहा कि यहां पर संगठन होंगे। क्या होंगे? कुछ संगठन होंगे। इन संगठनों को हम थोड़ा चूंकि आज का क्लास टोटल दोस्तों एक परिचय है, यानी एक इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर का कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या और हम आपको पढ़ाएंगे क्या, क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो ये हमें देखना है। तो एक संगठन और दूसरे तरफ हमारे क्या हो गए हैं, कुछ देश हैं जो विकसित तौर पे उभर रहे हैं। ये देश यानी संगठन का दूसरा पावर सेंटर का, और ये हो गया आपका पहला पावर। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया अभी कि इस संगठन के तौर पे हम सबसे पहला क्या करेंगे, ईयू का मतलब है दोस्तों यूरोपियन यूनियन, यूनियन क्या है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन। अब जो है ये यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर हम थोड़ा सा संक्षेप में बताएं तो हम इसमें क्या, हम यही पढ़ेंगे कि यूरोपीय यूनियन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी शुरुआत 1948 में मार्शल योजना के नाम से हुई थी। संक्षेप में बता रहे हैं, बाकी डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे। ये यूरोपीय यूनियन को 1948 में मार्शल योजना के तहत हुई थी। मार्शल योजना के तहत किया गया था, मार्शल योजना के तहत किया गया था और इसी समय 48 में ही इसका नाम यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में किया गया, यूरोपियन आर्थिक
आर्थिक सहयोग संगठन। और यही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो था दोस्तों, जिसकी स्थापना 1948 में मार्शल योजना के तहत की गई थी, यही आगे चल करके अपना नाम बदल लेता है और 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से 92 में तय होती है और 93 में इसका नाम यूरोपीय यूनियन पड़ जाता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये आगे अपना एक संगठन राजनीतिक रूप धारण कर लेता है। इसके मुद्रा का नाम यूरो होता है। इसके मुद्रा का नाम क्या होता है दोस्तों? यूरो होता है। ठीक है, इसमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या 27 है। कितना है दोस्तों? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 27 है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा आपको मेन इसमें पढ़ना है वो है आसियान। ठीक है, आसियान एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में दोस्तों की गई थी, जिस समय इसमें 5 सदस्य थे। अब इसमें और 5 जुड़ गए हैं तो टोटल सदस्यों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 10 हो गई है, जिसे हम इसका हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। क्या बोलते हैं दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। जब हम पढ़ाएंगे तो इसे पूरा डिटेल बता देंगे। ठीक है, और जैसे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। अब इसी को दोस्तों हम बड़ी ही डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस बार के लिए आपका ये यूरोपीय यूनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसियान से क्वेश्चन 2026 में पूछ चुका है। इसके बाद दोस्तों अब आता है इसमें देश के तौर पे चीन का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे वो विकास करता है, ये पढ़ेंगे। फिर रसिया का फिर विकास पढ़ेंगे हम लोग दुनिया के ताकत के तौर पे। इसके बाद धीरे धीरे हम साउथ कोरिया, जापान और इंडिया को पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आज सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में केवल यही नहीं है, और भी देश कई उभर करके सत्ता के तौर पे आ रहे हैं, जो अपने दम खम पे दुनिया के बारे में बहुत कुछ लिख और पढ़ सकते हैं, दुनिया को बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। चीन है, रूस है, जापान है, भारत है, और साथ ही साथ दोस्तों कौन सा है? साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया। इन सब देशों के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे, डिटेल्स बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, केवल एक परिचय दिया जा रहा है आपका, जो ये इसमें है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो अब देखिए, अब इसके हम इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ते हैं कि इसकी भूमिका क्या है। जो हमने अभी पढ़ाया आपको उसी के बारे में हमने समझाने की कोशिश किया, जो लिखित दे दिया हूं, क्योंकि आप यहां से आराम से दोस्तों क्या कर सकते हैं? अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है। अदरवाइज दोस्तों हम तो केवल लिख करके आपको पढ़ा दें, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने में शायद दिक्कत हो, तो हम इसीलिए इसको पूरी तरह से डिटेल में लिख देते हैं, ताकि आपका नोट्स बनाने में कोई आपको दिक्कत ना हो। आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको नोट्स बना सकते हैं और बना करके अपना बेहतर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों कह रहा है कि 1990 का दशक के शुरू में ही विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, यानी जो 2 ध्रुवीय विश्व था वो कब टूट गया दोस्तों? 1991 में टूट गया। के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र अब बहुत हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी राजनीतिक के जो आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक
जो सत्ता के केंद्र उभर करके आएंगे, कोई भी उभर करके आएगा वही अब अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेगा। तो अब उभर करके कौन आएगा? जिसके बाद यूरोप में यूरोपीय यूनियन आया। कहां आया दोस्तों? यूरोप में यूरोपीय यूनियन, तथा एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान उभर करके आया। दो उभर करके आ गए, आसियान एशिया में और यूरोप में यूरोपीय यूनियन। संगठन के तौर पर संगठनों का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। वहीं कुछ देशों का भी उदय विकल्प के तौर पे हुआ, यानी संगठन के साथ साथ कुछ देश का भी विकल्प के तौर पे होता है, जो अपनी दम पर विश्व राजनीति को बदलने की क्षमता रखते हैं। यानी ये जो देश है कोई साधारण नहीं है। आपको चीन, रूस, जापान, कोरिया, भारत कोई साधारण देश आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसे देश हैं जो अपने दम पे अगर पूरी दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकते हैं तो अपने दम पर दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों राजनीति को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो दो स्तर पे डेवलपमेंट हो गया ना। यही चीज हमने तो आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे चीन है, जैसे रूस है, जैसे जापान है, जैसे साउथ कोरिया है और भारत भी है, यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक। अब देखिए ये तो देश हो गया संगठन। अब कह रहा है कि जब कोई संगठन उभर करके आता है और उसे विश्व पे में अपना रोल निभाना है, दुनिया में रोल निभाना है, तो पहले तो घर के झगड़े को तो उससे निपटाएगा। पहले हम आंतरिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे, तभी तो बाहरी तौर पे किसी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो आंतरिक तौर पर जो था यूरोपीय संघ जो था और आसियान जो था, इन दोनों ने अपने अपने इलाके में चलने वाली जो इनकी ऐतिहासिक दुश्मनी थी, अपनी खुद की दुश्मनी और खुद की जो कमजोरी थी, उन कमजोरियों को क्षेत्रीय ही स्तर पर समाधान ढूंढना शुरू कर दिया और उनका पहले ये रास्ता निकाल लिया। जब इनका अपना रास्ता निकाल लिया तब जाकर के हालांकि रूस, चीन, जापान और साउथ कोरिया भारत की आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी प्रभाव डाला है। मतलब इनका जो उभार हुआ है, जो उभर करके आए हैं ये चारों पांचों देश, इनका विश्व की राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ा है। ये राजनीति में अपना प्रभाव डाल भी रहे हैं और अपना प्रभाव छोड़ भी रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए जो वैकल्पिक केंद्र हैं, कुछ नए केंद्र हैं पर नजर डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इनकी क्या भूमिका हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं, इन क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब क्षेत्रीय संगठन की बात हो जाएगी तब जाकर के हम दूसरे स्तर पे देशों की बात करेंगे, जो देश नए विकल्प में उभर करके आ रहे हैं। चीन हो या रूस, भारत, कोरिया और जापान, ये अपने दम खम पे कितना दुनिया को बदल सकते हैं या अमेरिका का टक्कर दे सकते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। निश्चित तौर पे दोस्तों आपको ये वीडियो का एक कंसेप्ट जो हमने इंट्रो क्लास दिया, क्या दिया? इंट्रो क्लास था, एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि सत्ता का जो नया केंद्र है या सत्ता का जो समकालीन केंद्र है उसके में हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस सबसे बड़ी बात तो यही होती है, बच्चों का कंफ्यूजन तो यही रहता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। और इसी कंसेप्ट पे दोस्तों हम बात करेंगे और फिर हम आपको ये समझाने की कोशिश हमने किया कि ये दो चीजें हम पढ़ेंगे और इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मात्र से ही हमारा मनोबल बढ़ने लगता है और हमें और भी आपके लिए मेहनत करने की जरूरत महसूस होती है। और आपको क्या, आपको तो बस सेकंडों का काम होता है एक सब्सक्राइब करने में, और आप जहां वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे ही रेड कलर का एक विकल्प आता है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो जय हिंद, जय भारत।